Hello students, this is Rashmi from Government Girls Senior Secondary School Arenagar Hisar. I welcome you all to this session. Today we will study a poem in English of class 10th from the book First Flight. This is your fifth poem and the name of the poem is The Ball Poem written by John Berryman. पोएम बिगिन करने से पहले आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन. इस पोएम के अंदर एक छोटे से बच्चे के लॉस के बारे में कवि हमें बता रहे हैं. एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास एक बॉल है. उस बच्चे की बॉल उसे गुम हो जाती है और उसके सामने ही, उसकी आंखों के सामने ही वो बॉल जो है पानी में गिर जाती है और वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है. हेल्पलेस मीन्स मजबूर हो जाता है. वो उस बॉल को वापस नहीं ला सकता पानी में से निकाल के. तो वो बहुत दुखी हो जाता है. तब पोएट उसको समझाते हैं कि तुम दुखी मत हो और धीरे धीरे इन लॉसेस को बियर करना तुम सीख जाओ. बियर करना मीन्स सहन करना. इन नुकसानों को सहन करना तुम धीरे धीरे सीख जाओ, ऐसा कवि उसको कहते हैं. पोएट आगे उसको कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास इस बॉल की तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे पोजेशन में होंगी. पोजेशन मीन्स अधिकार में होंगी, जो चीज़ें तुम्हारी अपनी होंगी. और उन बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो तुमसे खो जाएंगी या तुमसे दूर हो जाएंगी और तुम इन लॉसेस को सहन करना धीरे धीरे सीख जाओगे. So with this background, we will discuss the poem and its difficult word meanings. In the starting, the poet says, "What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water." कवि हमें कह रहे हैं कि what is the boy now? कि वो बच्चा अब क्या करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. आगे कवि दोबारा से एम्फेसिस डालते हुए, बल डालते हुए इसी लाइन को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं. व्हाट इज़ ही टू डू, कि क्या वो करेगा बच्चा जिस बच्चे ने अपनी बॉल गुम कर दी. वो बच्चा कहता है, आई सॉ इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा है. बच्चे ने कहा कि मैंने इस बॉल को जाते हुए देखा. मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. मैरीली मीन्स खुशी से और बाउंसिंग मीन्स उछलना. मैरीली बाउंसिंग, ऐसा लग रहा है कि जब वो बॉल बच्चे के हाथ से निकल के गिरी तो मैरीली मीन्स बड़ी खुशी से, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बॉल बड़ी मैरीली, बहुत खुशी से बाउंसिंग करती हुई, उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, सड़क से नीचे और नीचे और नीचे वो जाती गई. एंड देन मैरीली ओवर, और उसके बाद सड़क से नीचे जाकर वो खुशी से कहाँ गिर गई. देयर इट इज़ इन द वाटर, वो पानी में गिर गई. तो पोइट ने हमें क्या बताया कि बच्चा जो है वो अपने बॉल के गुम हो जाने से बहुत दुखी है. अब वो बच्चा क्या करेगा. बच्चे ने अपनी आंखों के सामने उस बॉल को जाते हुए देखा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बॉल मैरीली, बहुत खुशी से बाउंसिंग करती हुई, उछलती कूदती हुई डाउन द स्ट्रीट, सड़क से नीचे 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 होती हुई पानी के अंदर जा गिरी. तो ये जो लॉस है उस बच्चे का पहला लॉस है. अभी तक उसने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई ऐसा अनुभव उस बच्चे का नहीं है कि उसने अपनी किसी चीज़ को गुम कर दिया हो या कोई चीज़ उसकी उससे दूर हो गई हो. तो ये बच्चा पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा है कि उसकी कोई अपनी चीज़ उससे दूर हो गई हो. तो वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है अपनी बॉल के दूर होने पे, नेक्स्ट लाइन्स में हम देखेंगे. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि नो यूज टू से मीन्स कोई कहने का फ़ायदा नहीं है. उस बच्चे को कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है. उस बच्चे को कंसोल करने का, सांत्वना देने का फ़ायदा नहीं है. क्या सांत्वना देने का फ़ायदा नहीं है कि ओ देर आर अदर बॉल्स मीन्स कवि ये बताना चाहता है, ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि देर आर अदर बॉल्स, और बॉल्स भी है जो तुम ले सकते हो उस बॉल के गुम हो जाने के बाद. लेकिन कवि साथ में ये भी कह रहे हैं कि नो यूज टू से, ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और बॉल्स भी हैं जो तुम ले सकते हो. क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि वो बच्चा समझना नहीं चाहता. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ. अल्टीमेट मीन्स अंतिम, ग्रीफ मीन्स दुख. तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट मीन्स अंतिम, मीन्स टू द मैक्सिमम लिमिट, आखिरी हद तक. उस बच्चे के अंदर जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो
इतना अल्टीमेट है, इतना ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट तक है कि इससे ज़्यादा दुख और वो महसूस नहीं कर सकता। तो वो जो उसका दुख है वो उसको शेकिंग, शेकिंग मीन्स इतना वो दुखी है कि वो कांप रहा है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मीन्स उसका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और वो उस दुख में कांप रहा है। और वो बच्चा साथ ही वो दुख जो है उसको फिक्सिस द बॉय, उस बच्चे को फिक्स कर देता है। फिक्स मीन्स मानो उसको जड़ कर देता है, उसको फ्रीज कर देता है, उस बच्चे को वहीं पे जमा देता है। उस बच्चे के अंदर इतना दुख भर गया है कि वो बच्चा उस दुख से बाहर आ नहीं पा रहा है, अपने दुख से दूर वो हो नहीं पा रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स कठोर, एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो स्टैंड मीन्स खड़ा है, बिल्कुल रिजिड कठोर होकर खड़ा है, अपने दुख में वो कठोर हो गया है। ट्रेम्बलिंग, साथ में वो ट्रेम्बलिंग कांप भी रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन मीन्स घूरना, डाउन नीचे की तरफ, वो बच्चा बहुत कठोर होकर कांपता हुआ वहाँ पर खड़ा हुआ है। स्टेयरिंग डाउन, और वो अपनी बॉल को स्टेयरिंग घूर रहा है, नीचे जाते हुए वो उसको घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, यंग डेज मीन्स बचपन के दिन। हार्बर, हार्बर मीन्स बंदरगाह, वो जगह पानी के अंदर जहाँ पे समुद्री जहाज़ों को खड़ा किया जाता है, जहाँ पर उस बच्चे की बॉल गिर गई है। तो ऑल हिज यंग डेज मतलब उसके बचपन के जितने भी दिन की यादें हैं, बचपन की जो उसकी यादें हैं, वो भी इनटू द हार्बर, उस हार्बर के अंदर, उस बंदरगाह के अंदर गिर गई हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उस बच्चे की बॉल गिर गई है। तो ऐसा लगता है कि इस बॉल के साथ उसकी बचपन की जो यादें हैं, जो मेमोरी है, वो भी हार्बर में, बंदरगाह में चली गई हैं। जब वो उस बॉल के साथ खेला करता था, वो यादें उस बॉल के साथ ही पानी के अंदर चली गई हैं। पोएट कहते हैं कि उस बच्चे को समझाने का, उसको तसल्ली देने का, देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है उस बच्चे को समझाने का, क्योंकि वो इतना दुखी है कि अपने दुख से बाहर वो बच्चा आना ही नहीं चाह रहा है। इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट सेज, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स दखल देना और नॉट इंट्रूड मीन्स दखल ना देना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं कोई दखल नहीं दूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा कि वो अपने दुख से बाहर आए, मैं उसे उसकी दुख की घड़ी में अकेला छोड़ दूंगा उस दुख के साथ, ताकि वो अपने उस दुख को, अपनी सैडनेस को एक्सपीरियंस कर सके, उसका वो अनुभव ले सके और वो खुद ही अपने उस दुख से बाहर आए। तो कवि ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बच्चा अपने दुख से उभरना सीखे, खुद ही अपने नुकसान को सहना सीखे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना सीखे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसके दुख की घड़ी में उसको सांत्वना नहीं दूंगा, उसको समझाऊंगा नहीं, या उसको अपने दुख से बाहर लाने की कोशिश नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल, अ डाइम, डाइम मीन्स अमेरिकी मुद्रा, जैसे हमारे भारत में पैसे होते हैं वैसे अमेरिका में सेंट होते हैं, और 10 सेंट मिलाकर एक डाइम बनाते हैं। 10 सेंट्स इक्वल्स टू 1 डाइम, और 10 डाइम मिलाकर $1 बनाते हैं। तो डाइम मीन्स डॉलर का 10वां हिस्सा, 10 सेंट इक्वल्स टू 1 डाइम। तो अ डाइम अनदर बॉल, अगर एक डाइम से, जो कि बहुत ही मामूली कीमत है, वो एक अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीद भी लेता है, तो इट इज़ वर्थलेस, उसके लिए वो बेकार है। वर्थलेस मीन्स मूल्यहीन, बेकार। ये बात उसके लिए बेकार है क्योंकि एक डाइम से अगर वो दूसरी बॉल ले भी लेता है तो पुरानी बॉल की यादें वापस आने वाली नहीं है। पुरानी बॉल के साथ जो उसकी यादें जुड़ी हुई थी वो इस नई बॉल के साथ नहीं आ सकती। तो ये नई बॉल जो कि बहुत ही कम कीमत पे वो खरीदेगा, सिर्फ 10 सेंट में, वो उसके लिए बेकार होगी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स भौतिक वस्तुओं का संसार। इस दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ओन करते हैं, जो हम हमारे अधिकार में होती हैं, जिनके ऊपर हमारा हक होता है, जैसे गाड़ियाँ हैं, जूते हैं, घर है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये जो दुनिया है पोजेशंस की, भौतिक वस्तुओं की ये जो दुनिया है, इस दुनिया में इस बच्चे ने सेंस की है। सेंस मीन्स समझी है, रियलाइज़ की है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स पहली जिम्मेदारी। वो बॉल उसकी पहली जिम्मेदारी थी जिसे वो संभाल नहीं पाया और जो खो गई। तो बच्चा ये महसूस करता है कि इस संसारिक दुनिया में मैंने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को खो दिया, मैं उसको संभाल नहीं पाया। पहली जिम्मेदारी वो अपनी महसूस करता है।
तो पोएट हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि नई बॉल लेना उसके लिए बेकार है, क्योंकि पुरानी बॉल के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं वो नई बॉल के साथ वापस आने वाली नहीं है। सो नेक्स्ट द पोएम सेज, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। बाइज मीन्स खरीदना एंड एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो बॉल है वो हमारी एक संसारिक वस्तु का रूप है। हम बॉल को किसी भी मटेरियल चीज़ के साथ, किसी भी संसारिक वस्तु के साथ, भौतिक वस्तु के साथ बदल कर देख सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि बॉल एक भौतिक वस्तु है, बॉल उसने एक उदाहरण के रूप में ली है। तो पीपल विल टेक बॉल्स, लोग आपसे बॉल्स ले लेंगे। बॉल्स मीन्स संसारिक वस्तुएं जो आपको भविष्य में प्राप्त होने वाली हैं। जब आप बड़े होंगे, जो आपके पास जो चीज़ें होंगी वो आपसे लोग ले लेंगे। पीपल विल टेक द बॉल्स, उन संसारिक वस्तुओं को या तो आपसे लोग ले लेंगे, या बॉल्स विल बी लॉस्ट। बॉल्स फिर से वो किसका रूप है? संसारिक वस्तु का। या वो बॉल्स आपसे खो जाएंगी। लिटिल बॉय उस छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि बॉल्स तो हमेशा खोती ही रहेंगी। मतलब जो संसारिक वस्तुएं आपके पास हैं वो तो गुम होती ही रहेंगी। तो कवि कहते हैं कि कई बार तो उनको लोग ले लेंगे आपसे, या कई बार वो खो जाएंगी। तो थोड़े बहुत नुकसान के लिए तुम इतना दुख मत करो। कवि चाहते हैं कि वो बच्चा थोड़ा समझदार बने, वो ये सीखे कि चीज़ें तो गुम होती रहेंगी, और वो चाहते हैं कि बच्चा चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच ना हो, ज़्यादा लगाव उसका उन चीज़ों से ना हो, क्योंकि चीज़ें तो वो नहीं भी खरीद सकता है। ऐसा उसको समझाना चाहते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल्स को वापस नहीं खरीदता। बॉल को मीन्स यहाँ पे बॉल किसका रूप है? संसारिक वस्तु का। कोई भी खोई हुई संसारिक वस्तु को इंसान वापस नहीं खरीदता, क्योंकि मनी इज़ एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, कि पैसा एक बाहरी वस्तु है। जब किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उस चीज़ को कोई भी वापस नहीं खरीदता, क्योंकि पैसे से हम वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो चीज़ हमारी गुम हो गई है। वो चीज़, उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई यादें उस चीज़ के साथ ही खो जाती हैं, और नई चीज़ में वो पुरानी भावनाएं नहीं होती। तो इसलिए पोएट यहाँ पे कहते हैं कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीदता, क्योंकि उस बॉल में वो बातें नहीं होती, वो भावनाएं नहीं होती जो हमारी पहली वाली बॉल में या पहली वाली वस्तु में थी। तो कवि इस तरह से बच्चे को समझाते हैं कि वो अपनी अटैचमेंट, अपनी फीलिंग्स चीज़ों के साथ ज़्यादा ना रखे, ताकि वो अपने दुख को सहन कर सके। इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट सेज, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Desperate means निराश, होपलेस। जब आपको अपनी कोई चीज़ वापस आने की उम्मीद ना हो, आशा ना हो, तो आप डेस्परेट हो जाते हो, निराश हो जाते हो। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स ज्ञान से संबंधित जीवन दर्शन। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, जो आपको नुकसान हुआ है उसको समझना, उसको ही हम एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस क्या होता है, किसी चीज़ से दूर होने का दुख क्या होता है। तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान को समझने का विज्ञान ही एपिस्टोमोलॉजी कहलाता है। तो हेयर द पोएट सेज कि बच्चे की जो निराश आंखें हैं, जब उसकी बॉल गुम हो गई तो वो निराश हो जाता है, और उसकी निराश आंखों के पीछे से, वेल बिहाइंड, निराश आंखों के पीछे से उसका जो दिमाग है वो नुकसान को सहन करना सीख रहा है। लर्निंग, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। अपनी निराश आंखों के पीछे से वो दुख को सहन करना सीख रहा है, और वो ऐसे सीख रहा है कि कैसे नुकसान से बाहर आना है और फिर से नॉर्मल लाइफ जीनी है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, कैसे वो दोबारा से खड़ा हो, कैसे वो दोबारा से अपना नॉर्मल जीवन जिए, ऐसा वो सीख रहा है। और वो कहते हैं कि हर आदमी को पता है कि कैसे नुकसान से बाहर आना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो,
कि एक दिन हर आदमी ये जान जाएगा कि कैसे उसको अपने नुकसान से बाहर आना है, क्योंकि हम सब ने लाइफ में कुछ ना कुछ खोया होता है, कुछ ना कोई चीज़ हमने गुम की होती है अपनी लाइफ में। जब हम छोटे होते हैं तो पेंसिल, इरेज़र, जब बड़े होते हैं तो कुछ बड़ी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हमने जो है गुम की होती हैं। और अल्टीमेटली हमें दुख को सहन करना आ जाता है। जब हमारा दुख शुरुआती होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीना सीख जाते हैं। कवि कहते हैं कि नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नोज मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कवि कहते हैं कि हर इंसान ये चीज़ एक दिन सीख लेता है। मस्ट वन डे नो, वन डे मीन्स एक दिन, एक दिन हर इंसान ये चीज़ सीख लेता है कि कैसे हमें अपने दुख को सहन करना है और कैसे उस दुख से ऊपर उठना है और एक नॉर्मल लाइफ हमें जीनी है। एक दिन वो बच्चा भी ये सीख जाएगा। एंड मोस्ट मैन मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। बहुत सारे लोग तो ये जानते भी हैं कि किस तरह से हमें नॉर्मल होना है। तो एक दिन वो बच्चा भी सीख जाएगा कि कैसे मुझे खड़ा होना है, कैसे मुझे दुख से बाहर निकलना है। तो आपने देखा कि कितनी इंटरेस्टिंग ये पोएम थी और इसमें कितना मीनिंगफुल मैसेज जो है पोइट ने हमें दिया है। पोइट ने हमें ये समझाया है, ये लेसन दिया है कि कैसे मटेरियल चीज़ों के लॉस को हम सहन करना सीखें और उससे बाहर निकलना सीखें और कैसे हम एक नॉर्मल लाइफ जिएं। तो आपको ये पोएम उम्मीद है समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड शेयर इट।